जी बेटा, हम लोग बात कर रहे थे लीगल ऑब्लिगेशंस के बारे में। द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। इट मींस दैट इफ वन पार्टी डज नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस, he shall be liable for a breach of contract. It is presumed in commercial agreements that the parties intend to create legal obligations. मतलब कि जब आप एग्रीमेंट करते हो, दो पार्टीज अगर आपस में कोई मायदा करती हैं, तो उस मायदे के नतीजे में दोनों पार्टीज की कुछ ना कुछ कानूनी जिम्मेदारियां जरूर वजह होनी चाहिए। और अगर दोनों में से किसी भी पार्टी की अगर कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं बन रही, तो वो एग्रीमेंट नहीं है। दोनों पार्टीज की कोई ना कोई कानूनी जिम्मेदारियां, हकूक फराइज जरूर वजह होने चाहिए एक एग्रीमेंट के नतीजे में। और जब हम लोग बिजनेस एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, तो जो पार्टीज ऑफ एग्रीमेंट होती हैं, उनकी इंटेंशन ही ये होती है कि उन्होंने आपस में लीगल ऑब्लिगेशंस जो हैं वो क्रिएट करनी है। ठीक है, तो लीगल ऑब्लिगेशन मस्ट बी देयर फॉर द इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ। एक कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपने बाय लॉ, एक एग्रीमेंट को अगर आपने बाय लॉ इन्फोर्स करना है, तो वो कब कर सकते हैं कि अगर उस एग्रीमेंट के नतीजे में अगर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है। अगर लीगल ऑब्लिगेशन बेटा क्रिएट ही नहीं हो रही, तो उनको इन्फोर्स कैसे करवाएंगे? ऑब्वियसली इन्फोर्स करवाने के लिए किसी चीज का होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एसेंशियल कंसिडरेशन एंड लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन तो हमने देख लिया था कि समथिंग गिवन और समथिंग टेकन अगेंस्ट द प्रॉमिस ऑफ अदर पार्टी, कि दूसरी पार्टी के प्रॉमिस के बदले में जो चीज हम लोग दे रहे हैं या ले रहे हैं, उसे हम लोग कंसिडरेशन का नाम देंगे। लेकिन कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए। अगर कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, तो उसे भी हम लोग बाय लॉ इन्फोर्स ही नहीं कर सकते। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। The agreement must be supported by lawful consideration. Agreement क्या होगा? एक ऐसा रजामंदी होगी किसी काम के करने के लिए कि जिसके बदले में लॉफुल कंसिडरेशन हो, कानूनी तौर पर जायज तरीके से कोई चीज दे या ले रहे हैं, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। कंसिडरेशन इज द प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर द प्रॉमिस ऑफ द अदर पार्टी, कि वो कीमत है जो आप दूसरी पार्टी के प्रॉमिस को खरीदने के लिए अदा करते हैं, उसे हम लोग नाम देते हैं कंसिडरेशन। एन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल ओनली। एक एग्रीमेंट को सिर्फ उसी सूरत में हम लोग इन्फोर्स कर सकते हैं व्हेन बोथ द पार्टीज गिव एंड रिसीव समथिंग, जब दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ ले दे रही है। द समथिंग गिवन और रिसीव्ड इज कॉल्ड कंसिडरेशन। जो चीज हम लोग दे रहे हैं या ले रहे हैं, उसे हम लोग क्या नाम देंगे? कंसिडरेशन का नाम देंगे। अब लॉफुल कंसिडरेशन क्या होगी? लॉफुल कंसिडरेशन की एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखो बेटा, मैंने अपना जो है वो घर सेल करना है। मैं अपने दोस्त से कहता हूं कि भाई मैंने अपना घर सेल करना है, आप मेरा घर खरीद लें 50 लाख रुपए का। अब घर सेल करना एक जायज काम है, उसके बदले में कीमत जो है वो वसूल करना वो भी जायज काम है। ठीक है, तो मैंने अपने घर को बेचने के लिए एक दूसरे बंदे के साथ मायदा कर लिया कि भाई मेरा घर आप खरीद लें 50 लाख रुपए में। तो अब ये जो 50 लाख रुपया मैं उनसे डिमांड कर रहा हूं घर के बदले में, ये एक लॉफुल कंसिडरेशन है दोनों तरफ। भाई वो भी घर खरीद सकता है, मैं उससे पैसे ले सकता हूँ। हुकूमत ने, किसी भी कानून ने हमें बाउंड नहीं किया, हमें बैन नहीं किया कि नहीं भाई तू घर नहीं बेच सकता, तू पैसे नहीं दे सकता। मुझे किसी ने बैन नहीं किया, ये लॉफुल एक जायज काम है, तो ये लॉफुल कंसिडरेशन होगी। ठीक है, लेकिन इसके बदले में अगर एक और एग्जांपल दूं कि मैंने क्या कहा कि मैंने एक बंदे को अप्रोच किया, मैंने कहा मुझे गवर्नमेंट जॉब दिलवा दे, मैं आपको 50 लाख रुपया इसके बदले में दूंगा। अब वो जो मैं 50 लाख रुपया दे रहा हूं गवर्नमेंट जॉब के बदले में, ठीक है, ये नाजायज है, ये इलीगल है। ये जो ब्राइब है, ये जो रिश्वत है, ये नाजायज है, इसकी कानून हमें इजाजत नहीं देता। अब अगर वो 50 लाख रुपया ले भी लेता है और मुझे जॉब नहीं दिलवाता,
तो मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जब जाऊंगा कि भाई मैंने इस बंदे को 50 लाख दे दिया लेकिन ये मुझे जॉब नहीं दिलवा रहा, तो कोर्ट ऑफ लॉ मुझे अंदर कर देगी कि तूने रिश्वत दी क्यों। रिश्वत देना नाजायज है, तू पहले तो तू अंदर आना जेल में, ठीक है। क्या जो वो मेरी कंसिडरेशन थी वो लॉफुल नहीं थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसेंशियल एलिमेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, दैट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टी से क्या मुराद है बेटा? कैपेसिटी ऑफ पार्टी से मुराद है कि बीइंग कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट करने की अहलियत रखना। एक शख्स एक पार्टी किस वक्त एक कॉन्ट्रैक्ट को करने की अहलियत रखती है या रखता है? एक पार्टी या एक शख्स अगर उस शख्स की जो एज है वो मेजॉरिटी एज है अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट या दैट लॉ। अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी पर्सन लीगल एग्रीमेंट कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। मतलब कहने का क्या हुआ, अगर किसी शख्स की उम्र 18 साल से कम है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने के लिए अहल नहीं है। वो किसी को भी बाय लॉ बाउंड नहीं कर सकता या उसे कोई भी बाय लॉ कोई बंदा बाउंड नहीं कर सकता लीगल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉम्पिटेंट या कैपेसिटी होना एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसके लिए क्या जरूरी है कि उस शख्स की एज मेजॉरिटी की हो। मेजॉरिटी से क्या मुराद है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उस शख्स की उम्र 18 साल से ज्यादा हो। हैव साउंड माइंड, उसका जहनी तवाजन ठीक हो। मतलब अगर किसी शख्स का जहनी तवाजन ठीक नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत उस बंदे के साथ किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता। एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ, और किसी भी अदालत ने, किसी भी लॉ ने उस शख्स को मना ना कर दिया हो कॉन्ट्रैक्ट करने से तो वो कॉम्पिटेंट है। अगर आपको अदालत ने मना कर दिया है, किसी लॉ ने पाबंदी लगा दी है कि नहीं भाई इस बंदे के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो ठीक है, फिर आप कॉम्पिटेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट करने की अहलियत आपके अंदर नहीं है। भाई अदालत, लॉ कब पाबंदी लगाता है एक शख्स के ऊपर कि भाई आप मुआहदा नहीं कर सकते? बेटा इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जब आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो। इंसॉल्वेंट क्या है? इंसॉल्वेंट इज अ पोजीशन व्हेन ए पर्सन हैव नॉट एनफ मनी टू पे हिज लीगल ऑब्लिगेशंस, टू पे हिज बिजनेस डेट्स। कि जब एक शख्स के पास कर्जों की अदायगी के लिए कुछ भी ना बचे तो उस सिचुएशन को हम लोग इंसॉल्वेंसी कहते हैं। तो जब एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो लॉ उसे डिक्लेयर कर देता है कि भाई इस बंदे के साथ कोई भी शख्स मुआहदा ना करे, कोई भी शख्स एग्रीमेंट ना करे। अगर कोई शख्स इस बंदे के साथ एग्रीमेंट करता है, कोई मुआहदा करता है, तो वो अपने नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा। अदालत ने, लॉ ने उस बंदे को इनकैपेबल डिक्लेयर कर दिया कि नहीं भाई इस बंदे के साथ कोई बंदा मुआहदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास कैपेसिटी नहीं है अपने डेट्स को पे ऑफ करने के लिए, लिहाजा अपने बलबूते पे आपने नुकसान के जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के से मुराद क्या है? जैसे हमने अभी देखा था कि एक अभी तक जो हमने देखा कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है,
लीगल ऑब्लिगेशंस का होना जरूरी है, लॉफुल कंसिडरेशन का होना जरूरी है, और जो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट कब होंगी? कि जब उनकी एज 18 साल से ज्यादा हो, उनका जहनी तवाज़ुन ठीक हो, और उनको अदालत ने कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना ना किया हो, उनके ऊपर पाबंदी ना लगाई हो, ठीक है, तो वो कॉम्पिटेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एसेंशियल, दैट इज फ्री कंसेंट। फ्री से मुराद है बेटा आजाद, कंसेंट मर्जी, कि वो जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की, उनकी जो मर्जी है वो आजाद हो। देखिए बेटा, हमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक बंदा ऑफर कर रहा है, पेशकश कर रहा है अगले बंदे को, और वो अगला बंदा जब अपनी मर्जी का इजहार करता है, अपनी रजामंदी का इजहार करता है, तब जाके एग्रीमेंट होता है, तब जाके प्रॉमिस होता है, और उस प्रॉमिस को जब हम लोग लीगली इन्फोर्स कर सकते हैं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब देखे बेटा, अगर हम किसी बंदे को मार पीट कर उससे इजहार करवा रहे हैं, उसकी रजामंदी ले रहे हैं, क्या ये जायज है? नहीं, उसकी मर्जी आजाद नहीं है। अगर एक्सेप्टेंस देने वाली पार्टी की मर्जी आजाद नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय लॉ इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। वो पार्टी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके कह देगी कि भाई मुझे मारा गया था इस काम करने के लिए, अगर मैं ये काम ना करता तो ये लोग मुझे जान से मार देते, मुझे गन पॉइंट पे धमकाया गया है, मुझे प्रेशराइज किया गया था कि तुम्हें जॉब से निकाल देंगे अगर तुमने ये काम ना किया, मुझसे गलत बयानी की गई थी कि भाई अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें फला 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 फायदे होंगे, लेकिन मुझे तो नुकसान हुआ, मेरे साथ फ्रॉड किया गया, मुझसे धोखा हुआ है, ठीक है। फ्री कंसेंट, कि अगर पार्टीज में से किसी एक की भी मर्जी जो है वो आजाद नहीं है, उसको डरा धमका कर, गलत बयानी से, फ्रॉड करके, प्रेशराइज करके, गन पॉइंट पे उसको कोई नशा आवर चीज पिला के उससे अगर कोई रजामंदी का इजहार करवाया गया है तो वो वैलिड नहीं है, उसको हम लोग बाय लॉ इन्फोर्स नहीं करवा सकते। बाय लॉ इन्फोर्स कब करवा सकते हैं? कि जब हमने उसकी जो रजामंदी है वो बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी मजबूरी के, बगैर मारपीट के, बगैर किसी गन पॉइंट के, बगैर किसी तशद्दुद के, बगैर किसी फ्रॉड के, बगैर किसी गलत बयानी के, अगर उस बंदे की मर्जी हासिल की है, उस बंदे की जो विलिंगनेस है वो अगर आप लोगों ने ली है, तो उसे हम लोग जो है वो लीगल कहेंगे, तो उसे हम लोग इन्फोर्स करवा सकते हैं, वगरना हम उसे इन्फोर्स नहीं करवा सकते, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास इसेंशियल है लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, कि अगर आपका वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? वो काम, वो अमल जिसके करने के लिए आपने दूसरी पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया है, अगर वो काम, वो अमल ही नाजायज है तो आप उसे बाय लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकते, पार्टीज को बाय लॉ बाउंड नहीं कर सकते कि भाई आप अपनी ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करें। मसलन मैंने एक बंदे को 10,000 रुपया दिया, मैंने कहा ये 10,000 रुपया लो और सामने वाले बंदे को थप्पड़ मार के आओ। अब मैंने जो उसको ऑफर की है 10,000 रुपए की, वो क्यों की है? कि किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाना है, उसकी इज्जत खराब करनी है, थप्पड़ मारना है, उसके घर में आग लगाओ, उसके बच्चे को गवाह कर लाओ, उसका सर फाड़ाओ, उसकी गाड़ी तोड़ाओ, उसका मोबाइल छीन लाओ। अब यहां पे जो ऑफर मैं कर रहा हूं, वो जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द ऑफर, वो ऑब्जेक्टिव क्या था? किसी शख्स को नुकसान पहुंचाना,
उसकी जायदाद को, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, या सोशल जो वैल्यूज हैं उनको नुकसान पहुंचाना। अगर तो किसी मुआहदे का मकसद इस तरह का है कि जिसके बदले में किसी शख्स की प्रॉपर्टी को, सोशल वैल्यूज को, एनवायरनमेंट को अगर नुकसान पहुंचाना अगर मकसद है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग लीगली इन्फोर्स नहीं करवा सकते। हाँ, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को लीगली इन्फोर्स करवाना है तो ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। वो लॉफुल कब होगा कि जब वो इलीगल ना हो, फ्रॉडुलेंट ना हो, उसका मकसद गैर कानूनी ना हो, फ्रॉडुलेंट ना हो, इमोरल गैर इखलाकी ना हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो, किसी शख्स को या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना ना हो। तो इनके अलावा जो भी एग्रीमेंट्स होंगे वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनसे रिलेटेड कोई एग्रीमेंट किया है आपने तो वो वाइड होगा, इलीगल होगा, उसको हम लोग इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं कर सकते। उसके बाद आ गया राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, कि एक कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपने कोर्ट ऑफ लॉ में जाके बाय लॉ अगर इन्फोर्स करवाना है तो बेटा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रिटन था और सोने पे सुहागा, रिटन के साथ साथ वो रजिस्टर्ड भी था, तो ठीक है, फिर तो आप उसे बाय लॉ इन्फोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर जुबानी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में जाके प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है, और अगर उसको कोर्ट ऑफ लॉ में जाके प्रूफ करना ही मुश्किल हो जाता है तो इन्फोर्स करना तो मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ही होना चाहिए। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑरल भी हो सकता है। एक कॉन्ट्रैक्ट में भी ऑरल और राइटिंग, जुबानी कलामी भी हो सकता है और लिख के भी हो सकता है, लेकिन इट इज बेटर दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग। बेहतर यह है कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में हो, रिटन फॉर्म में हो, बिकॉज क्योंकि इट इज इजी टू प्रूव इन कोर्ट, कि उसे कोर्ट में प्रूव करना आसान होता है। इफ रिक्वायर्ड बाय द लॉ, a particular contract must be in writing, signed, stamped, attested by witnesses and registered. For example, sale and mortgage of land. कि अगर कहीं पे बाय लॉ जरूरी है तो ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट को लिखना भी पड़ेगा, उसको साइन भी करवाना पड़ेगा, उसको स्टैम्प भी करवाना पड़ेगा, और उस पे गवाहों के दस्तखत भी होना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्रॉपर्टी की बाइंग एंड सेलिंग के लिए करते हैं ना, आपको पता है कि उसके बकायदा स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है, गवाहों के दस्तखत किए जाते हैं, और वो बकायदा रजिस्टर कराया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ पास जाके कि भाई ये प्रॉपर्टी आज के बाद ये हमारी है, ये फलां बंदे के नाम पे है, और ये फलां फलां लोग जो है ये गवाह है इस बात के कि ये प्रॉपर्टी फलां बंदे की है। ठीक है, तो बेहतर है कि कॉन्ट्रैक्ट को लिखा जाए, लेकिन बाद में फिर वही कहूंगा कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, कि अगर तो ट्रांजैक्शन जो है वो बिल्कुल एक स्मॉल नेचर की है, एक बड़ी सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, तो ठीक है, उसको हम लोग ऑरली भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन कुछ इंपॉर्टेंट नेचर की है तो फिर उसके लिए जरूरी है कि उसको लिख लिया जाए, एग्रीमेंट को साइन करवा लिया जाए गवाहान की मौजूदगी में, तो फिर ही हम लोग उसे कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो इन्फोर्स कर सकते हैं। उसके बाद है जी बेटा हमारे पास सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स की जब हम लोग बात करते हैं तो सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स से क्या मुराद है कि भाई वो जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं, वो जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी क्लियर टू बोथ ऑफ पार्टीज। दोनों पार्टीज के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की, एग्रीमेंट की। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं आपको अपना लैपटॉप सेल करूंगा, करना चाहता हूं 50,000 का। उसने कहा ठीक है मैं खरीद लूंगा। अब मैंने खिलौना लैपटॉप जो था, एक टॉय लैपटॉप उसको दे दिया। अब वो कहता तो मैंने तो नहीं लेना, मैंने तो असली वाला लैपटॉप लेना है। तो मैंने क्या कहा कि भाई मैंने कहा था आपको
कि मैं असली वाला लैपटॉप दूंगा। मैंने तो लैपटॉप की बात की थी, ये लैपटॉप है, लिखा हुआ है उसके ऊपर लैपटॉप, तो ये इनवैलिड एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट के वैलिड होने के लिए क्या है कि मैं लिखूंगा बकायदा ऑफर में, मेंशन करूंगा कि भाई मेरे पास एक लैपटॉप है, कोर i7 है, 5th जनरेशन है, उसकी रैम इतनी है, उसका रोम इतना है, उसके जो स्क्रीन का साइज है वो फला है, उसकी फला फला स्पेसिफिकेशंस है, और मैं इतने में सेल करना चाहता हूं, बताएं खरीदेंगे? तो ये क्या थी? टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर थी। ठीक है। एग्रीमेंट the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void। कि एक ऐसा मायदा जिसकी जो मतलब है वही वाज़ेह नहीं है, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वही क्लियर नहीं है, तो फिर उसे हम लोग क्या कहेंगे? वाइड एग्रीमेंट कहेंगे। और जो एग्रीमेंट है ही वाइड, उसे हम लोग बाय लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, के सिर्फ वही एग्रीमेंट बाय लॉ इन्फोर्स कर सकते हैं जिसकी जो परफॉर्मेंस है वो पॉसिबल है। अगर हमने कोई ऐसा काम करने के लिए एग्रीमेंट किया है कि जिसको परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता, या जिसको परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है, या हम लोग कहते हैं कि जिसको परफॉर्म करना इलीगल है, उसको बाय लॉ हम लोग इन्फोर्स नहीं करवा सकते। मैंने एक बंदे से एग्रीमेंट किया कि मुझे 10 लाख रुपया दो, तो मैं ना तुम्हें जादू से खजाना दरियाफ्त करके दूंगा। ये क्या बदतमीजी है भाई? कभी जादू से भी खजाने निकले? पॉसिबल ही नहीं है। मुझे 10 लाख दो, मैं आसमान से तारे तोड़ के लाता हूं। हाउ कुड इट पॉसिबल? मुझे 50 लाख दो, मैं इस मुर्दे में जान डाल दूंगा। हाउ कुड इट पॉसिबल? ये काम करना पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटा हम सिर्फ उस एग्रीमेंट को बाय लॉ एनफोर्स कर सकते हैं जिसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल है, और जिसको परफॉर्म करना फिजिकली और लीगली पॉसिबल ही नहीं है, उसको हम लोग बाय लॉ इन्फोर्स करवा ही नहीं सकते। A valid contract must be capable of being performed. An agreement to perform an impossible act is void. If the act is legally or physically impossible to perform, the agreement cannot be enforceable by law. And the last essential is not expressly declared void. मतलब कि हम हर उस एग्रीमेंट को बाय लॉ इन्फोर्स कर सकते हैं जिसको कानूनी तौर पर वाइड ना कहा गया हो। कि अगर किसी एग्रीमेंट को कानूनी तौर पर वाइड कह दिया गया, उसको हम लोग किसी सूरत इन्फोर्स नहीं कर सकते। जो सिरे से ही गलत है उसको कैसे हम लोग एनफोर्स करवा सकते हैं बाय लॉ? हाँ, द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वन ऑफ दोज एग्रीमेंट के जो आप मायदा करने जा रहे हैं वो उनमें से ना हो which have been expressly declared to be void by the law, जिसको कानून ने नाजायज करार दे दिया कि भाई ये काम आप नहीं कर सकते। तो ठीक है, उनके अलावा जो भी काम है उनको आप इन्फोर्सेबल बाय लॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी प्रॉमिस टू क्लोज हिज बिजनेस। सी ने कहा कि भाई मैं अपना कारोबार बंद कर दूंगा इफ बी पेज हिम ₹2 लाख। अगर बी मुझे 2 लाख दे तो मैं अपना कारोबार बंद कर दूंगा। अब अदालत ने पाबंदी लगाई है कि भाई आप अपनी कारोबारी सरगर्मियां किसी के कहने पे बंद नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका दिल करता है या आपसे कारोबार हो नहीं रहा या किसी वजह से आप खुद चाहते हैं कारोबार बंद करना, तो ठीक है कर दे, लेकिन कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता कारोबार बंद करने के लिए। किसी के कहने पे आप अपना कारोबार, अपना जायज कारोबार बंद नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है? रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। कि आप एग्रीमेंट कर रहे हैं
कारोबार को बंद करने के लिए, और अदालत ऐसा हुक्म नहीं देती कि ऐसे एग्रीमेंट जिनको अदालत ने, कोर्ट ने, लॉ ने, कानून ने बैन किया है कि भाई ये काम नहीं कर सकते, और फिर अगर आप उन काम के लिए वायदा करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो वो इनवैलिड होगा, उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा जी, तो ये कुछ थी हमारे पास बेटा इसेंशियल्स एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए किन किन चीजों का होना जरूरी है।